वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देख लिया था और इसी के साथ साथ नॉर्मल ग्रुप भी देख लिया था। उसके अंदर एक टॉपिक और बचा हुआ है कोशेंट ग्रुप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तब तक हम ग्रुप थ्योरी से आगे चलते हैं और अब हम आते हैं रिंग थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो ग्रुप वाला पोर्शन में एक लेक्चर और बचा हुआ है। अब हम देखेंगे रिंग थ्योरी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ग्रुप एक सेट होता है वैसे ही रिंग भी एक सेट ही होता है। और रिंग की परिभाषा देखते हैं हम। रिंग की परिभाषा है एक अरिक्त समुच्चय R जिसमें दो द्विचर संक्रिया योग तथा गुणा परिभाषित हो, वलय कहलाती है यदि वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर एक संक्रिया होती थी। अब हम रिंग की बात करेंगे तो रिंग के अंदर दो संक्रिया होती है जिसको हम योग तथा गुणा परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इन संक्रियाओं के जो गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ये रिंग सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है योग का सहचर्य। ठीक है, जैसे रिंग ग्रुप में हमने देखा था उसी प्रकार से इसके अंदर भी जो प्लस है वो सहचर्य प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी का योग a प्लस बी प्लस सी के बराबर होना चाहिए। योग तत्समक अवयव का अस्तित्व है। जैसे हमने ग्रुप में तत्समक अवयव देखा था, इस प्रकार इसके अंदर योग का तत्समक अवयव होता है जिसको हम कहते हैं जीरो। तो a प्लस जीरो कह लो, जीरो प्लस एक के बराबर होना चाहिए और जहाँ पे इसका योग a के बराबर होना चाहिए। योग का प्रतिलोम अवयव, मतलब हर एक एलिमेंट a के लिए एक एलिमेंट माइनस a इस प्रकार होना चाहिए कि इनका योग जीरो आ जाए। चौथी प्रॉपर्टी है योग का क्रम विनिमय। जो योग है वो क्रम विनिमय होना चाहिए। इसका मतलब है कि a प्लस बी का मान b प्लस ए के बराबर होना चाहिए। मतलब अब यदि हम प्लस प्लस में बात करें योग में, तो जो प्लस है वो एक तरह से क्या हो गया, आर प्लस की बात करें तो आर और प्लस क्या हो जाएगा, एक क्रम विनिमय ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्रम विनिमय ग्रुप आर प्लस हो जाएगा। अब हम गुणन की बात करें तो गुणन सहचर्य होना चाहिए, मतलब a डॉट बी डॉट सी का मान a डॉट बी डॉट सी के बराबर होना चाहिए। गुणन पर योग की बंटनशीलता, जो लास्ट इसके अंदर है, बंटनशीलता का मतलब होता है कि यदि हम पहले हम देखते हैं कि a डॉट बी प्लस सी का मान a डॉट बी प्लस ए डॉट सी का मान होना चाहिए। इसी प्रकार b प्लस सी डॉट ए का मान b डॉट ए प्लस सी डॉट ए का मान होना चाहिए। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं, ये 6 प्रॉपर्टी हैं, ये एक रिंग की प्रॉपर्टी कहलाती हैं। यदि कोई ग्रुप प्लस और गुणा ऑपरेशन के साथ इन 6 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो सेट रिंग कहलाएगा। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। आर जो रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है प्लस और गुणा के साथ एक रिंग कहलाता है। इसी प्रकार से पूर्णांकों का समुच्चय है जेड, वो प्लस और डॉट के साथ भी एक वलय कहलाता है। इस पर हम और एग्जांपल भी देख सकते हैं। अब हम स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स देखेंगे, उनकी डेफिनेशन देखेंगे कि यदि रिंग के अंदर हमारे पास पहला है क्रम विनिमय रिंग, मतलब कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, हमने देखा था कि प्लस के साथ तो क्रम विनिमयता का पालन होता ही है। यदि रिंग के अंदर गुणा भी क्रम विनिमयता का पालन करने लग जाए, जैसे a डॉट बी का मान b डॉट ए के बराबर हो जाए, तो हमारा रिंग जो होगी वो क्रम विनिमय रिंग कहलाएगी। इसी प्रकार से तत्समक वलय या इकाई सहित वलय क्या होती है, इकाई सहित वलय में ये होता है कि हमारे पास यदि गुणा के अंदर एक ऐसा अवयव विद्यमान है 1 जो बाकी किसी अवयव के साथ मल्टीप्लाई होके वही एलिमेंट देने लग जाए, तो हमारा क्या करना है, तत्समक वलय या फिर इकाई सहित वलय कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन, यदि किसी वलय में गुणात्मक तत्समक अवयव विद्यमान हो तो इसे तत्समक वलय कहते हैं और गुणात्मक तत्समक को 1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं जेड प्लस डॉट आर प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट, ये सभी क्या कहलाएंगे, क्रमविनिमय तत्समक वलय, क्योंकि इनमें क्रमविनिमयता का भी पालन होना गुणा के अंदर और तत्समक अवयव भी विद्यमान है। अब जो आता है वो है शून्य भाजक सहित वलय, रिंग विद जीरो डिवीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कहलाती है कि यदि हमारे पास एक वलय शून्य भाजक सहित वलय कहलाता है यदि उसके अंदर दो अवयव विद्यमान हो कि दोनों का मान तो जीरो ना हो परंतु उन दोनों को गुणा करने पे वो मान जीरो आ जाए, तो हमारी रिंग क्या कहलाएगी, शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ याद रखना शून्य भाजक सहित है। ठीक है, शून्य भाजक सहित का मतलब होता है कि दोनों एलिमेंट तो जीरो ना हो पर उसका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए।
अब हम इसमें देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल 1 के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास 6 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5, प्लस ऑपरेशन तो है प्लस 6 मॉडुलो 6 और गुणा ऑपरेशन गुणा मॉडुलो 6। अब इसके अंदर हम यदि देखते हैं 3 और 2 को ले लेते हैं, ना 3 का मान 0 के बराबर है, ना ही 2 का मान 0 के बराबर है, लेकिन जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 6 के अंदर हम 6 का भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा 0, तो मतलब इनको गुणा करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, तो ये हमारी वलय क्या कहलाएगी, शून्य भाजक सहित वलय कहलाएगी। अब हम इसमें एक और देख लेते हैं, मैट्रिक्स के अंदर 2 मैट्रिक्स ले ली हमने, एक तो मैट्रिक्स ले ली n0 0 1, ठीक है, ये ना 0 के बराबर है। इसी प्रकार दूसरी मैट्रिक्स ले ली 0 0 0 n, ये भी 0 के बराबर नहीं है, परंतु यदि हम इनका गुणा करते हैं a डॉट b तो वो 0 मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो रिंग है ये भी क्या कहलाएगी, शून्य भाजक सहित, रिंग विद 0 डिवाइजर। अब हम बात करते हैं शून्य भाजक रहित। शून्य भाजक सहित वाले की तो बात कर ले, अब शून्य भाजक रहित की बात करेंगे। एक वलय R शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि 2 अवयव a डॉट b उनका मान तो 0 हो, गुणा का मान तो या तो a 0 होना चाहिए या फिर b 0 होना चाहिए, ठीक है, किन्हीं 2 अवयवों का गुणा 0 होने पे दोनों में से किसी एक अवयव का 0 हो तो हमारी शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। अब हम चलते हैं इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पे। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन एक रिंग ही होती है प्लस उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं यदि एक वलय R जो कि क्रमविधि में है इकाई सहित हो तथा शून्य भाजक रहित हो तो उस वलय को पूर्ण के प्रांत कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ये होगी, रिंग इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट 0 डिवाइजर। तो शॉर्ट में कैसे आ सकते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट 0 डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत, ठीक है। जो डेफिनेशन मैं आपको बताते जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हमको याद रहनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, जैसे एग्जांपल लिखते हैं z प्लस z5 प्लस 5 डॉट के साथ एक पूर्ण की प्रांत है। इसी प्रकार से हम देखते हैं डिवीजन रिंग या स्क्वायर रिंग क्या कहलाती है, एक वलय विभागीय वलय कहलाती है यदि इकाई सहित है और प्रत्येक अशून्य अवयव का R में गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। तो ये परिभाषा होगी हमारे पास स्क्यू फील्ड या फिर डिवीजन रिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र या फिर फील्ड क्या होती है, ये भी एक रिंग होती है, लेकिन यदि रिंग के अंदर कम्यूटेटिव हो वो पहली बात, और रिंग विद यूनिटी हो, ठीक है, पहले कम्यूटेटिव क्रमविधि में रिंग हो, दूसरे साथ इकाई सहित हो, और तीसरा प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा क्षेत्र या फिर फील्ड। अब बुलियन रिंग क्या होती है, बुलियन रिंग है एक वलय R बुलियन रिंग कहलाता है यदि प्रत्येक अवयव के लिए हम देखते हैं और उसके में उसका स्क्वायर निकालते हैं तो उसी अवयव के बराबर आ जाता है, तो हमारा कहलाएगा ये बुलियन रिंग। और रिंग की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं उनका जो प्रूफ बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी पहला a डॉट 0 का मान 0 के बराबर होता है, और a माइनस बी का मान माइनस ए बी के बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, बंटन चलता, ये सब हम प्रूफ का आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक वलय R शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि R में निरसन नियम लागू होते हैं। या फिर हम देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि इकाई सहित वलय R पूर्णकीय प्रांत है यदि और केवल यदि हमारे पास a0 नहीं है, ab इक्वल टू AC है और b इक्वल टू C का मान आना चाहिए, मतलब ab का मान यदि AC के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं b इक्वल टू C, ठीक है। पूर्णकीय प्रांत होगी यदि और केवल यदि उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी पूरी होती है। अब इसमें यदि और केवल यदि तो हमको दो चीज़ प्रूफ करनी है, पहला हम लेके चलेंगे कि ये पूर्णकीय प्रांत है, तब हम सिद्ध कर देंगे कि AB इक्वल टू AC होगा तो b इक्वल टू C के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, इसका पहला मान के चलते हैं कि ये पहला मान के चलते हैं कि एक पूर्णकीय प्रांत है। पूर्णांकीय प्रांत का मतलब होता है कि शून्य भाजक सहित होता है, ठीक है, तो शून्य भाजक रहित होता है, ठीक है। तो पूर्णकीय प्रांत है शून्य भाजक रहित का मतलब ये होता है कि यदि दो अवयव
शून्यभाजक रहित का मतलब होता है यदि हमारे पास दो अवयवों का गुणा 0 के बराबर है तो उनमें से कम एक अवयव 0 होना चाहिए। तो इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव है जो कि 0 नहीं है, और हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे पास AB का मान AC के बराबर दिया हुआ है। अब AB का मान AC के बराबर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में AC को लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा AB माइनस AC इज इक्वल टू 0। अब हम A कॉमन ले लेंगे, A कॉमन लिया तो हमारे पास हो जाएगा B A डॉट B माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो अवयव हो गए, एक तो हो गया A और एक अवयव हो गया B माइनस सी। इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है। और पूर्ण के प्रांत में क्या होता है, पूर्णांक के प्रांत में क्या होता है, शून्यभाजक रहित होता है। तो दो अवयव का गुणा 0 है तो उसमें से एक अवयव 0 होना आवश्यक है। अब एक हमने मान लिया है पहले से कि वो 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से B माइनस सी का मान 0 के बराबर होगा, और यहाँ से हमारे पास B इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम ये प्रमेय है कि z प्लस 0 1 2 3 4 p माइनस 1 प्लस मॉडुलो p है और इंटू मॉडुलो p है, ये पूर्ण के प्रांत है यदि p भाज्य है। ठीक है, इसका प्रूफ हम देखते हैं इसमें। अब हम प्रूफ में कैसे करेंगे, इसको पूर्णांक के प्रांत सिद्ध करना है। इसका मतलब कि ये शून्य भाजक रहित होगा। ठीक है, और इसके अंदर इकाई अवयव भी होगा और कर्णिवीन में भी होगा। तो हम ये सारे प्रूफ करेंगे। माना कि B एक अभाज्य संख्या तथा A और B ZP में ऐसे अवयव हैं कि उनका गुणा 0 है। ठीक है, अब हम यहाँ से पहले तो ये प्रूफ करेंगे इकाई रहित वाले हैं। तो इकाई रहित वाले के लिए हमने दो अवयव ले लिए। इकाई रहित का मतलब ये होता है कि दो अवयव का गुणा 0 है तो उनमें से एक अवयव 0 होना आवश्यक है। अब हम इसमें ये लेके चलेंगे A डॉट B का मान 0 है। A डॉट B का मान 0 का मतलब होगा कि P है वो AB को पूर्णतः भाग जा रहा है। तो हमने लिखा P डिवाइड्स AB, P का मान AB में पूरा जा रहा है। P का मान AB में पूरा जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि P या तो A को डिवाइड करेगा या फिर PB को डिवाइड करेगा। अब P A को डिवाइड करेगा, इसका मतलब हो गया कि P A को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास या तो या इसका मतलब ये हो गया तो A हमारा 0 या फिर B हमारा 0, क्योंकि हमारा A की वैल्यू है 0 से P के बीच में या। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इकाई रहित वाला है। अब हम और Z प्लस के अंदर ये भी देख सकते हैं कि इसमें यदि हम एलिमेंट लेंगे तो वो क्रमनियमता का भी पालन करेगा और इसके साथ उसमें इकाई अवयव भी मौजूद होगा। अब हम मान के चलते हैं कि ये एक पूर्ण के प्रांत है। अब हम दिखा देंगे कि P हमारी अभाज्य संख्या है। पूर्ण के प्रांत है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि A डॉट P का मान 0 है तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा। यदि संभव है तो मान ला कि हमने अभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हमको सिद्ध करना है कि P भाज्य संख्या है, तो हम मान के चलेंगे कि माना कि P अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम P को लिख लेंगे, अभाज्य संख्या नहीं है तो P के दो गुणनखंड लिख लिए P1 और P2, जहाँ पे P1 और P2 P से छोटे होंगे। अब हमको P1 और P2 का गुणा P के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ से P1 P2 का मान 0 हो गया। इसका मतलब है कि Z में शून्य के भाजक हैं, परंतु हम यहाँ से देखते हैं कि P1 0 नहीं है और या फिर P2 0 है, इसलिए पूर्ण के प्रांत नहीं हो सकता, जो कि असत्य है। ठीक है, पूर्ण के प्रांत इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके अंदर यदि वो हमारे दो अवयव नॉन जीरो हैं तो उनमें से कम एक अवयव का 0 होना आवश्यक है, परंतु ये यहाँ से दोनों 0 आ रहे हैं तो इसका कह सकते हैं कि पूर्ण के प्रांत नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने माना था कि P अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। हमने माना था कि अभाज्य संख्या नहीं है तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगी। यूनिट ऑफ रिंग क्या कहलाता है, डेफिनेशन, एक R के अंदर यदि में ऐसा एक अवयव ऐसा विद्यमान है जिसके लिए AB इज इक्वल टू 1 हो, जहाँ 1 R के अंदर गुणन संख्या का तत्समक अवयव तो हमारा कहलाएगा B कहलाएगा इसका वलय का एकांक अवयव, यूनिट ऑफ अ रिंग। अब हम जैसे Z7 की बात करें तो Z7 के अंदर हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 4 का गुणा 1 आ रहा है, मतलब 2 का यूनिट तो 4 हो गया, 4 का यूनिट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। किसी तत्समक वलय में एकांकों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप होता है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि एकांक जो है, ये प्रमेय आप देख लेना, इसका प्रूफ देख लेना कि हम जितने सारे इसमें जो एकांक हो, जैसे ऊपर यूनिट डिफाइन किया है, उन सभी एकांक को यदि हम ले लेते हैं तो वो एक गुणात्मक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये आप प्रूफ देख लेना इसका। प्रमेय 5 कहती है कि वलय में दो
दो से अधिक अवयव हैं और यह एक तत्सम के वाला है तो सिद्ध कीजिए कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आप प्रूफ देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्ण के प्रांत होता है परंतु इसका विलोम आवश्यक नहीं है। अब हमको प्रूफ करना है क्षेत्र है वो एक पूर्ण के प्रांत है। क्षेत्र में हमने देखा था क्षेत्र क्या होता है, उसके अंदर कम्यूटेटिव होना चाहिए और उसके अंदर यूनिट भी होनी चाहिए, और तीसरा क्षेत्र का होना चाहिए कि उसके अंदर जो प्रत्येक अवयव है उसका गुणात्मक प्रतिलोम भी अस्तित्व में होना चाहिए। ये तो था क्षेत्र की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि परिभाषा के अनुसार क्रमविनिमय तत्सम के वलय अतः अशून्यों का गुणात्मक प्रतिलोम भी विद्यमान है और हमें सिद्ध करना है कि F शून्य भाजक रहित है। ठीक है, जो तीन प्रॉपर्टी क्षेत्र की वो तो है ही इसके अंदर। अब जो रह जाती है प्रॉपर्टी वो रह जाती है कि शून्य भाजक रहित है। मेन हमको प्रूफ करना है शून्य भाजक रहित है। शून्य भाजक रहित का मतलब होता है कि हमारे पास कोई दो अवयव ऐसे हैं जिनका गुणा 0 है तो हमें सिद्ध करना है कि उनमें से कोई ना कोई एक अवयव 0 होगा। अब मान लेते हैं कि A और B हमारे F के अंदर है, A का मान तो 0 नहीं है तो हम और A और B, A इंटू B का मान 0 है। जैसे ही हम A इंटू B का मान 0 है तो हम A इन्वर्स अप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा A इन्वर्स इंटू A B और राइट हैंड साइड में 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 हो जाएगा। अब A इन्वर्स A का मान तो हो जाएगा 1 और A इन्वर्स इसलिए इसके अंदर उपस्थित है क्योंकि क्षेत्र है प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। अब यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया B इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यदि इस पर हम B को 0 नहीं लेके चलेंगे और ए बी का मान 0 तो हम यहाँ से B इन्वर्स अप्लाई कर देंगे। जैसे B इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास A का मान 0 आएगा। मतलब ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई, या तो A का मान 0 आ गया या फिर B का मान 0 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र होता है वो एक पूर्ण के प्रांत होता है। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक पूर्ण के प्रांत क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जेड प्लस डॉट एक पूर्ण के प्रांत है परंतु यह एक क्षेत्र नहीं है क्योंकि इसके अंदर दो अवयव ले लेते हैं, क्योंकि 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य अवयवों का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल हो गया कि इसमें 1 और -1 के अलावा इसका गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। तो ये एक पूर्ण के प्रांत पूर्णांक के प्रांत एक क्षेत्र नहीं हो सकता। अब ये नेक्स्ट प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित एक परिमित क्रमविनिमय वाला एक क्षेत्र होता है। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा कि प्रत्येक पूर्णांक के प्रांत क्षेत्र नहीं होता, परंतु ये प्रमेय कहती है कि एक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र कहलाता है। फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद 0 डिवाइजर इज ए फील्ड। ये कहलाता है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। हमको ये प्रूफ करना है। अब हमने मान लिया कि R एक परिमित क्रमविनिमय वलय है, वह शून्य भाजक रहित है। अब हमको उसको क्या करना है, क्षेत्र या फिर फील्ड सिद्ध करना है। अब हम क्षेत्र सिद्ध करने के लिए मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर हमको प्रत्येक एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम बताना पड़ता है कि उसमें गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि R के अंदर n अवयव हैं A1 से लेके AN तक। ठीक है, तथा एक x और ले लेते हैं जो कि R के अंदर है। अब हम क्या करते हैं कि इस x को सभी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1x, A2x, X3x, ऐसे हम बस ANX तक अवयव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम ये भी मानते हैं सभी के अंदर कोई दो समान नहीं है, अलग अलग है। मतलब A1x, A2x ये सारे हैं एलिमेंट, ये सारे अलग अलग हैं। अब हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो कि दोनों बराबर हो जाए, कोई दो अवयव बराबर हो जाए, जैसे दो अवयव बराबर होंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा कि या तो मतलब यहाँ से आ जाएगा कि AI माइनस AJ इक्वल टू 0 आ जाएगा या फिर x इक्वल टू 0 आएगा। परंतु x हमने 0 नहीं लेके चले तो यहाँ से AI और AJ इक्वल टू हो जाएगा। परंतु हमने मान के चलते कि n अलग अलग है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो A1x, A2x, A3x, ANX हैं सभी अलग अलग हैं। तो हमारे पास R है तो उसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, A1, A2, A3, AN तक या फिर A डॉट x, A डॉट x, A2x ऐसे ANX तक लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु x यदि R के अंदर है अतः R में एक ऐसा A1 अवयव होगा जिसके लिए A1x डॉट x इक्वल टू x। ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा था कि n अवयव तो पहले से R के अंदर है। ठीक है, और n अवयव लेके चले थे और x एक अलग से अवयव लेके चला था, क्योंकि अब x है वो एक n+1
नया अवयव है तो उन n में से किसी के अंदर से एक होगा, तो हमने मान के चल लिया कि वो a1 अवयव है जो उसका डॉट प्रोडक्ट x के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये भी देखा कि क्योंकि r क्रम विनिमय है तो यहाँ से a1 x का मान x के बराबर है ही, उसी साथ x a1 के बराबर भी होगा। पर ठीक है, अब यदि यदि एक अवयव ले लेते हैं b जो कि r में अन्य अवयव है, और किसी अन्य am के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि b का मान उस am डॉट x के बराबर है। तो जैसे इसका मान am x के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं a1 डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a1, और यहाँ से b का मान रख दिया हमने am डॉट x। अब यहाँ से हमने अलग अलग करके लिख लिया इसको, जैसे अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा am और ये हो जाएगा डॉट x डॉट a1, और x डॉट a1 का मान हमको पता है कि x है, और x हो गया तो ये हो जाएगा am डॉट x इज इक्वल टू b। ठीक है, यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि a1 r का इकाई अवयव है, क्योंकि a1 r का इकाई अवयव इसलिए है क्योंकि a1 को यदि हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, b वापस आ रहा है, तो यहाँ से हो गया कि a1 का मान 1 है। ठीक है, अब क्योंकि 1 इकाई अवयव r के अंदर मौजूद है तो एक ऐसा अवयव a होगा जो इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से a1 का मान तो एक आ गया, और एक इकाई अवयव सही था तो एक इसके अंदर एलिमेंट 1 होगा जो a1 भी देगा इसका मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा a डॉट x और x डॉट x का मान 1 हो जाएगा। परंतु x r का अशून्य अवयव है, हमने ये भी देखा है कि है ना, परंतु x r का अशून्य अवयव है, अतः r के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ से जो हमने देखा कि x है ना एक वेरिएबल था, और यहाँ से उसको गुणा कर रहे हैं a से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो उसका मान 1 आ रहा है, तो यहाँ से गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। तो यहाँ से हमने कह दिया कि परिमित जो एक परिमित रिंग होती है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज ए इंटीग्रल फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी भी ये प्रूफ कराई है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। पहला है, यदि R एक वलय है तो R का अभिलक्षणिक वह धनात्मक पूर्णांक है कि n इज इक्वल टू R। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है रिंग की। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि हम मतलब रिंग के प्रत्येक अवयव को हम किस एलिमेंट से गुणा करें कि उसका मान 0 आ जाए, तो वो एलिमेंट हमारा कहलाएगा उसका अभिलाक्षणिक। ठीक है, यदि n का अस्तित्व नहीं हो तो R का अभिलाक्षणिक शून्य या फिर अनंत होता है। हम ठीक है, आप जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं 0 1 दो एलिमेंट हैं, और इसका जो प्लस है वो +2 है, और मतलब मॉड्यूलो 2 है, ऑपरेशन है। इसका अभिलक्षण 2 है क्योंकि 2 को हम 0 से गुणा करेंगे तब भी हमारा 0 आ रहा है, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 2 आएगा, लेकिन 2 में 2 का भाग देने पे वापस 0 आ जाएगा, तो यहाँ से अभिलक्षण 2 हो गया। अब हम देखेंगे कि एक इंटीग्रल डोमेन का क्या अभिलाक्षणिक होता है। ठीक है, अब हम देखें पूर्ण के प्रांत आई क्षेत्र अभिलाक्षण में न्यूनतम पूर्णांक है जिसके लिए ये होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि जहाँ 1 यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं हो तो 1 का अभिलाक्षणिक शून्य अनंत कहलाता है। अब यहाँ से देखते हैं कि Z5 को देखते हैं। Z5 का अभिलाक्षणिक 5 है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे हमारे सारे, तो उनको 5 से गुणा करने पे सारे वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलाक्षणिक शून्य होगा या फिर अखंडनीय संख्या मतलब प्राइम नंबर कहलाएगा। अब हम इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि पूर्ण के प्रांत इसका अभिलाक्षणिक एक अशून्य संख्या p है। हम मान लेते हैं कि इसका जो अभिलाक्षणिक है वो एक p संख्या है। p को हमको प्रूफ करना है कि एक अभाज्य संख्या होगी। यदि संभव हो तो माना कि अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या नहीं है तो इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं p1 और p2 के रूप में, जहाँ पे p1 और p2 p से छोटे होंगे। अब d हमारा जो है पूर्ण के प्रांत उसका अभिलाक्षणिक p है, तो इसका मतलब कि p को 1 से गुणा करेंगे तब उसका मान 0 आना चाहिए। ठीक है, अभिलाक्षणिक की परिभाषा से अभिलाक्षणिक क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को 1 से किसी भी एलिमेंट से गुणा होने पे वो 0 वैल्यू देता है। जहाँ 1 क्या है, इसका गुणात्मक तत्समक अवयव है, तो p इंटू 1 का मान 0 है, और p का मान हमने पहले देखा है क्या है, p1 इंटू p2, तो इसको हमने लिख दिया p1 इंटू p2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस 1 को और मल्टीप्लाई करके लिख दिया p1 डॉट 1
और P2.1 इसका गुणा 0 हो गया। अब क्योंकि ये पूर्ण के प्रांत है, पूर्ण के प्रांत में कहीं दो अवयव का गुणा 0 है, तो इसका मतलब या तो दोनों में से कोई एक अवयव 0 होना चाहिए। तो हमने लिख दिया P1.1 का मान 0 है या फिर P2.1 का मान 0 है। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि P1 भी एक अभिलाक्षणिक हो गया क्योंकि वो एलिमेंट 1 के साथ 0 दे रहा है, या फिर P2.1 इसका मान भी 0 हो गया। तो इसका मतलब या तो D का अभिलाक्षणिक P1 हो गया या फिर P2 हो गया। लेकिन हमने देखा है कि P1 P2 दोनों P से छोटे हैं और वो भी अभिलाक्षणिक नहीं हो सकते क्योंकि अभिलाक्षणिक खुद ही सबसे छोटा नंबर होता है। इसका मतलब कि हमने जो माना है P एक अभाज्य संख्या नहीं है वो गलत है, इसका मतलब P एक अभाज्य संख्या हो गई। तो मैंने सिद्ध कर दिया किसी भी रिंग के अंदर इंटीग्रल डोमेन का जो अभिलाक्षणिक होता है वो हमारा क्या होता है, अभिलाक्षणिक 0 या फिर प्राइम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे पूर्ण प्रांत का लक्षण 0 n होगा, जैसा कि योग शून्येतर अवयव की कोटि 0 है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, बहुत सिंपल प्रमेय है, इसको आप सॉल्व करना, ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये बूलियन रिंग के लिए कुछ एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेना, बहुत सिंपल है। अब जैसे हमको ये प्रूफ करना है, परिचित कीजिए कि Z5 + 5 और क्रॉस 5 एक पूर्णांक के प्रांत है, क्या ये एक क्षेत्र भी है, हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस Z5 के लिए दो ऑपरेशन है, प्लस और गुणा, इसके लिए हम अलग से सारणी बनाएंगे। तो जो पहली सारणी वो तो है +5 के लिए, मतलब इनके जो ऑपरेशन लग रहा है वो +5 है, और राइट हैंड साइड में जो ऑपरेशन है वो × 5 है। ठीक है, अब हम यहाँ से देख सकते हैं सारणी 1 से स्पष्ट है कि Z5 एक क्रमणीय गुण पे ओके, हम बिल्कुल सही कह सकते हैं क्योंकि सारणी 1 से इसमें देख सकते हैं कि सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है ओनली 5 के साथ। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 0 + 5 का तत्समक अवयव हो गया, तो यहाँ मतलब यहाँ से लिखा है कि 0 इसका तत्समक अवयव है और के प्रतिलोम भी लिखे हुए हैं। सारणी 2 से हम देख सकते हैं कि जैसे ये है ×5, ये भी Z ×5 के अंदर एक ग्रुप हो जाएगा, और इसी के साथ साथ इसके अंदर जो गुणात्मक तत्समक अवयव है वो हो गया 1, और प्रत्येक अवयव का इसमें तत्समक प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से हम देख लिया। अब यहाँ से हम तीसरा देखते हैं, समुच्चय। इसको रिंग प्रूफ करना है हमको। स्टार्टिंग में पूर्णांक के प्रांत है ना, तो पूर्णांक के प्रांत एक रिंग भी होता है, तो रिंग वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सारणी 3 हम देख सकते हैं कि जो बंटनता की है, बंटनता का नियम भी संतुष्ट करता है। ठीक है, तो बंटनता का गुणधर्म संतुष्ट करता है। हम देखते हैं कि A.B + C का मान A.B + B.C होना चाहिए, वो होता है बंटनता, तो सारी चीज़ संतुष्ट कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है पूर्णांक के प्रांत में होता है ये क्रमनियम होना चाहिए, और साथ उसके अंदर इकाई अवयव भी मौजूद होना चाहिए। अब हम देखते हैं ऐसे, क्योंकि ये 0 1 2 3 4 5 है, ये सारे क्रमणीयता बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो जाएगी, और इसी के साथ साथ ये इकाई अवयव भी मौजूद है। अब हमको पूर्णांक के प्रांत के लिए देखना है, शून्य भाजक रहित होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख सकते हैं, अब यहाँ सारणी 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि ये शून्य भाजक रहित वलय भी है, क्योंकि इसके अंदर जब हम देखते हैं कि सारणी 2 में हम देखते हैं कि जैसे हम जहाँ हमको 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जहाँ हमको 0 प्राप्त हो रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में हमको 0 प्राप्त हो रहा है, जहाँ देखते हैं कि इसके अंदर दोनों एलिमेंट का 0, मतलब दोनों एलिमेंट 0 नहीं हो रहे हैं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा प्राप्त हो रहा है जो 0 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक शून्य भाजक रहित वलय है। तो ठीक है, अब इसमें प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम भी विद्यमान है, इसलिए एक क्षेत्र भी कहलाएगा। ठीक है, जो आप देखते हैं जो उदाहरण 3 है, ये बहुत सिंपल उदाहरण है, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ऊपर इसमें सारी संक्रियाएँ लगानी है। सिद्ध कीजिए कि m + n + 2 जहाँ m + n पूर्णांक का हो, आकार की वास्तविक संख्या का समुच्चय योग गुणन के लिए वलय है, क्या ये क्षेत्र भी है। ठीक है, तो इसमें वलय की सारी प्रॉपर्टी से प्रूफ कर लेंगे, तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि एक वलय है।
अब हमें इसको प्रूव करेंगे क्या ये एक क्षेत्र भी है। क्षेत्र के लिए हमको क्या करना है कि प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम भी विद्यमान होना चाहिए। अब हम यहाँ से एक अवयव लेते हैं m+n+√2, एक अवयव लेते हैं। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स हमारे पास ये आ जाएगा m/m² - 2n² - n/m² - 2n²√2। अब जरूरी नहीं है कि ये जो यहाँ पे है ये एक नॉन जीरो संख्या हो, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो नीचे वाला एलिमेंट है, जैसे देख लेते हैं एग्जांपल 3 + n√2 है, इसका यदि हम लेते हैं इन्वर्स तो ये निकल के आएगा 5/7 - 1/7/5, ठीक है। परंतु ये इसके अंदर विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि m और n इसके अंदर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। तो ये एक वलय तो है पर इसमें एक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। अब उदाहरण 5 है हमारा, इसके अंदर संक्रिया द्वारा परिभाषित ये है, इसके अंदर ये हमको प्रूफ करना है कि ये एक क्षेत्र प्रूफ करना है। क्षेत्र के लिए हम सारी प्रॉपर्टी लगा लेंगे, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें मेन इसके अंदर आएगा प्रत्येक अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम हमको निकालना है, ये हमको देखना है, ठीक है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए देखें, इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी निकल जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, ये बहुत सिंपल इंटीग्रल में प्रूफ कर देना है इसको, सारे गुणधर्म लगा के जो परिभाषा आपको याद चाहिए सारी चीज़ें उसमें अप्लाई करोगे तो ये इससे गुणात्मक प्रतिलोम भी निकल जाएगा। उदाहरण 7 भी देख सकते हैं, सारी प्रॉपर्टी लगानी है, सारी प्रॉपर्टी से हम इसका निकल जाएगा। उदाहरण 8 है, मैट्रिक्स के लिए इसको ये पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि इस तरह की सभी मैट्रिक्स का समुच्चय मैट्रिक्स योग के लिए एक वलय है। रिंग प्रूफ करना है, क्या ये शून्यभाजक रहित भी है। तो वलय का हमें सारी प्रॉपर्टीज लगा देंगे, प्लस गुणा करके सचरता क्रमणता तत्सम क्रम निकाल लेंगे, युज प्रतिलोम निकाल लेंगे, बंटनता का पालन कर लेगा, तो ये हो जाएगा सही एक रिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें शून्यभाजक रहित है सही, तो इसको निकालने के हम दो अवयव ले लेते हैं, जिसमें दो अवयव हैं 0 1 0 0 0 1 0 0। ये तो दोनों नॉन जीरो हैं, परंतु इनका गुणा है वो 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा शून्यभाजक सहित वलय आ जाएगा ये। इस प्रकार से ये वाली मैट्रिक्स है, क्या ये एक फील्ड है। फील्ड के लिए सबसे पहले हम रिंग प्रूफ कर देंगे, रिंग है या नहीं, और रिंग आसानी से सारी प्रॉपर्टी लगा के हम देख लेंगे तो रिंग हो जाएगा। और इसका जो हम देखेंगे कि ये एक फील्ड भी है या नहीं है, ठीक है। फील्ड के लिए हम देख क्या करेंगे, फील्ड के लिए हमको ये चेक करना है कि उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और उसके अंदर जो प्लस के साथ तो वो एक क्रमविलय ग्रुप होना, प्लस के साथ क्रमविलय ग्रुप होता ही है, और गुणा के लिए भी एक क्रमविलय ग्रुप होना आवश्यक है। तो वो चेक करके देख लेना है कि ये क्षेत्र आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल थी हमने रिंग के एग्जांपल देख लिया, इंटीग्रल डोमेन देख लिया और फील्ड देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सब रिंग क्या होता है, सब फील्ड क्या होता है, वो डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है।